सादत हसन मंटो की कहानी एक खत। वाचक निर्मल मिश्र। तुम्हारा तवील खत मिला जिसे मैंने 2 मरतबा पढ़ा। दफ्तर में इसके एक एक लफ्ज पर मैंने गौर किया और गालिबन इसी वजह से उस रोज मुझे रात के 10 बजे तक काम करना पड़ा, इसलिए कि मैंने बहुत सा वक्त इस गौर व फिक्र में ज़ाये कर दिया था। तुम जानते हो, इस सरमाया परस्त दुनिया में अगर मजदूर मुकर्ररा वक्त के एक एक लम्हे के एवज अपनी जान के टुकड़े तौल कर न दे तो उसे अपने काम की उजरत नहीं मिल सकती। लेकिन ये रोना रोने से क्या फायदा। शाम को अजीज साहब, जिनके यहाँ मैं आजकल ठहरा हूँ, दफ्तर में तशरीफ लाए और कमरे की चाबियां देकर कहने लगे, मैं जरा काम से कहीं जा रहा हूं, शायद देर हो आने में, इसलिए तुम मेरा इंतजार किए बगैर चले जाना। लेकिन फिर फौरन ही चाबियां जेब में डाली और फरमाने लगे, नहीं, तुम मेरा इंतजार करना, मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। दफ्तरी काम से फारिग हुआ तो 10 बज चुके थे। सख्त नींद आ रही थी, आंखों में बड़ी प्यारी गुदगुदी हो रही थी। जी चाहता था कुर्सी पर ही सो जाऊं। नींद के गलबे के असर में मैंने 11 बजे तक अजीज साहब का इंतजार किया, मगर वो ना आए। आखिरकार थककर मैंने घर की राह ली। मेरा ख्याल था कि वो उधर घर चले गए होंगे और आराम से सो रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता निस्फ मील का फासला तय करने के बाद मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ा और जब अंधेरे में दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया तो आहनी ताले की ठंडक ने मुझे बताया कि अजीज साहब अभी तशरीफ नहीं लाए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे थके हुए आज़ा सुकून बख्श नींद की कुबरत महसूस करके और भी ढीले हो गए, और जब मुझे नाउम्मीदी का सामना करना पड़ा तो मुज़महिल हो गए। देर तक चाबी सीढ़ी के एक जीने पर जानुओं में दबाए अजीज साहब का इंतजार करता रहा, मगर वो ना आए। आखिरकार थक हार कर मैं उठा और 3 मंजिलें उतर कर नीचे बाजार में आया और ऐसे ही टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते पुल पर जा निकला जिसके नीचे से रेलगाड़ियां गुजरती हैं। इस पुल के पास ही एक बड़ा चौक है। यहाँ तकरीबन आध घंटे तक मैं बिजली के एक खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा और सामने नीम रोशन बाजार को इस उम्मीद पर देखता रहा कि अजीज साहब घर की जानिब लौटते नजर आ जाएंगे। आध घंटे के इस इंतजार के बाद मैंने दफतन सर उठाकर खंबे के ऊपर देखा। बिजली का कुमकुमा मेरी हंसी उड़ा रहा था। जाने क्यों, थकावट और नींद के शदीद गलबे के बायस मेरी कमर टूट रही थी और मैं चाहता था कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। बंद दुकानों के थड़े मुझे नशिस्त पेश कर रहे थे, मगर मैंने उनकी दावत कबूल न की। चलता चलता पुल की संगीन मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। कुशादा बाजार बिल्कुल खामोश था। आमद और रफ्त करीब करीब बंद थी। अलबत्ता कभी कभी दूर से मोटर के हॉर्न की रोनी आवाज खामोश फिजा में लर्जिश पैदा करती हुई ऊपर की तरफ उड़ जाती थी। मेरे सामने सड़क के 2 रोया बिजली के बुलंद खंबे दूर तक फैले चले गए थे, जो नींद और इसके एहसास से आरी मालूम होते थे। उनको देखकर मुझे रूस के मशहूर शायर मया तल्फ की नज्म के चंद अशार याद आ गए। ये नज्म चरागाह सरे राह से मानून की गई है। मया तल्फ सड़क के किनारे झिलमिलाती रोशनियों को देखकर कहता है, ये नन्हे चराग, ये नन्हे सरदार सिर्फ अपने लिए चमकते हैं। जो कुछ ये देखते हैं, जो कुछ ये सुनते हैं, किसी को नहीं बताते। रूसी शायर ने कुछ दुरुस्त ही कहा है। मेरे पास ही 1 गज के फासले पर बिजली का खंबा गड़ा था और उसके ऊपर बिजली का एक शोख चश्म कुमकुमा नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखें रोशन थीं,
मगर वो मेरे सीने के तलातुम से बेखबर था। उसे क्या मालूम मुझ पर क्या बीत रही है। सिगरेट सुलगाने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो तुम्हारे वजनी लिफाफे पर पड़ा। जहन में तुम्हारा खत पहले ही से मौजूद था। चुनांचे मैंने लिफाफा खोलकर बसंती रंग के कागज निकालकर उन्हें पढ़ना शुरू किया। तुम लिखते हो, कभी तुम शैतान बन जाते हो और कभी फरिश्ता नजर आने लगते हो। यहाँ भी 2-3 हजरात ने मेरे मुताल्लिक यही राय कायम की है और मुझे यकीन सा हो गया है कि मैं वाकई 2 सीरतों का मालिक हूँ। इस पर मैंने अच्छी तरह गौर किया है और जो नतीजा अख्ज़ किया है वो कुछ इस तरह बयान किया जा सकता है। बचपन और लड़कपन में मैंने जो कुछ चाहा वो पूरा न होने दिया गया। यूं कहो कि मेरी ख्वाहिशात कुछ इस तरह पूरी की गईं कि उनकी तकमील मेरे आंसुओं और मेरी हिचकियों से लिपटी हुई थी। मैं शुरू ही से जल्दबाज और जूद रंज रहा हूँ। अगर मेरा जी किसी मिठाई खाने को चाहा है और ये चाह ऐन वक्त पर पूरी नहीं हुई तो बाद में मेरे लिए इस खास मिठाई में कोई लज्जत नहीं रही। इन उमूर की वजह से मैंने हमेशा अपने हलक में एक तलखी सी महसूस की है और उस तलखी की शिद्दत बढ़ाने में उस अफसोसनाक हकीकत का हाथ है कि मैंने जिससे मोहब्बत की, जिसको अपने दिल में जगह दी, उसने न सिर्फ मेरे जज्बात को मजरूह किया बल्कि मेरी इस कमजोरी से जबरदस्ती नाजायज फायदा भी उठाया। वो मुझसे दगा फरेब करते रहे और लुत्फ ये है कि मैं उन तमाम दगाबाजियों के एहसास के बावजूद उनसे मोहब्बत करता रहा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो अपनी हर नई चाल की कामयाबी पर बहुत मसरूर होते थे कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना लिया और मेरी बेवकूफ़ी देखो कि मैं सब कुछ जानते हुए बेवकूफ़ बन जाता था। जब इस ज़िम्न में मुझे हर तरफ से नाउमीदी हुई, यानी जिस किसी को मैंने दिल से चाहा उसने मेरे साथ धोखा किया, तो मेरी तबीयत बुझ गई और मैंने महसूस किया कि रेगिस्तान में एक भंवरे के मानिंद हूँ जिसे रस चूसने के लिए हद्दे नजर तक कोई फूल नजर नहीं आ सकता। लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत करने से बाज न रहा और हस्बे मामूल किसी ने भी मेरे इस जज्बे की कदर न की। जब पानी सर से गुजर गया और मुझे अपने नाम निहात दोस्तों की बेवफाइयां और सर्द मोहरियां याद आने लगीं तो मेरे सीने के अंदर एक हंगामा सा बरपा हो गया। मेरे जज्बाती, सरमदी और नातिक वजूद में एक जंग सी छिड़ गई। नातिक वजूद उन लोगों को मलऊन ओ मतऊन गर्दानते हुए और गुज़श्ता वाक़ियात की अफसोसनाक तस्वीर दिखाते हुए इस बात का तालिब था कि मैं आइंदा से अपना दिल पत्थर का बना लूं और मोहब्बत को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकूं। लेकिन जज्बाती वजूद इन अफसोसनाक वाक़ियात को दूसरे रंग में पेश करते हुए मुझे फ़ख्र करने पर मजबूर करता था कि मैंने ज़िंदगी का सही रास्ता इख्तियार किया है। उसकी नज़र में नाकामियां ही कामयाबियां थीं। वो चाहता था कि मैं मोहब्बत किए जाऊं कि यही कायनात की रूह रवा है। तहत शऊर वजूद इस झगड़े से मैं बिल्कुल अलग थलग रहा। ऐसा मालूम होता है कि उस पर एक निहायत ही अजीब व गरीब नींद का गलबा तारी है। ये जंग खुदा जाने किस नामुबारक रोज शुरू हुई कि अब मेरी जिंदगी का एक जुज्व बन के रह गई है। दिन हो या रात, जब कभी मुझे फुर्सत के चंद लम्हात मयसर आते हैं, मेरे सीने के चटियल मैदान पर मेरा नातिक वजूद और जज्बाती वजूद हथियार बांधकर खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। उन लम्हात में जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई जोरों पर हो, अगर मेरे साथ कोई हम कलाम हो तो मेरा लहजा यकीनन कुछ और किस्म का होता है। मेरे हलक में एक नाकाबिले बयान तलखी घुल रही होती है, आंखें गर्म होती हैं
और जिस्म का एक एक अज़ू बेकल होता है। मैं बहुत कोशिश किया करता हूँ कि अपने लहजे को दुरुस्त न होने दूँ, और बाज़ औक़ात में इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे कानों को कोई चीज़ सुनाई दे या मैं कोई ऐसी चीज़ महसूस करूँ जो मेरी तबीयत के अक्सर खिलाफ है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सीने की गहराइयों से जो कुछ भी उठे ज़बान के रास्ते बाहर निकल जाता है, और अक्सर औक़ात जो अल्फाज भी ऐसे मौके पर मेरी ज़बान पर आते हैं बेहद तल्ख़ होते हैं। उनकी तलख़ी और दुरुस्ती का एहसास मुझे उस वक्त कभी नहीं हुआ, इसलिए कि मैं अपने इख़लास से हमेशा और हर वक्त बाखबर रहता हूँ, और मुझे मालूम होता है कि मैं कभी किसी को दुख नहीं पहुँचा सकता। अगर मैंने अपने मिलने वालों में से या किसी दोस्त को नाखुश किया है तो इसका बाइस मैं नहीं हूँ, बल्कि ये ख़ास लम्हात हैं जब मैं दीवाने से कम नहीं होता या तुम्हारे अल्फाज में शैतान होता हूँ। गो ये लफ्ज़ बहुत सख्त है और इसका इतलाक मेरी दीवानगी पर नहीं हो सकता। जब तुम्हारा पिछले से पिछला ख़त मौसूल हुआ था, उस वक्त मेरा नातिक वजूद जज्बाती वजूद पर गालिब था, और मैं अपने दिल के नर्म व नाजुक गोश्त को पत्थर में तब्दील करने की कोशिश कर रहा था। मैं पहले ही से अपने सीने की आग में फूंका जा रहा था कि ऊपर से तुम्हारे खत ने तेल डाल दिया। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, तुम दर्दमंद दिल रखते हो। गो इसको अच्छा नहीं समझते। मैं उसको अच्छा क्यों नहीं समझता? इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान का मौजूदा इंसानियत कुश निज़ाम है, जिसमें लोगों की जवानी पर बुढ़ापे की मुहर सब्त कर दी जाती है। मेरा दिल दर्द से भरा होता है, और यही वजह है कि मैं अलील हूँ और अलील रहता हूँ। जब तक दर्दमंदी मेरे सीने में मौजूद है, मैं हमेशा बेचैन रहूँगा। तुम शायद इसे मुबालगा यकीन करो, मगर ये वाक़या है कि दर्दमंदी मेरे लहू की बूंदों से अपनी खुराक हासिल कर रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब दर्द ही दर्द रह जाएगा और तुम्हारा दोस्त दुनिया की नज़रों से गायब हो जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि दर्दमंदी के इस जज्बे ने मुझे कैसे कैसे भयानक दुख पहुँचाए हैं। ये क्या कम है कि मेरी जवानी के दिन बुढ़ापे की रातों में तब्दील हो गए हैं, और जब ये सोचता हूँ तो इस बात का तहैया करने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मुझे अपना दिल पत्थर बना लेना चाहिए। लेकिन अफसोस है, इस दर्दमंदी ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, और चूंकि मुझसे ये नहीं हो सकता, इसलिए मेरी तबीयत में अजीब व गरीब कैफियतें पैदा हो गई हैं। शेर मैं अब सही नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि शायरी से मुझे बहुत कम दिलचस्पी रही है, लेकिन मुझे इस बात का कामिल तौर पर एहसास है कि मेरी तबीयत शायरी की तरफ माइल है। शहर में वसने वाले लोगों की वज़नी शायरी मुझे पसंद नहीं। देहात के हल्के फुल्के नगमे मुझे बेहद भाते हैं। ये इस कदर शफ़ाक होते हैं कि उनके पीछे दिल धड़कते हुए नजर आ सकते हैं। तुम्हें हैरत है कि मैं रूमानी हुज़निया क्यों कर लिखने लगा, और मैं इस बात पर खुद हैरान हूँ। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने महसूसात को दूसरों की ज़बान में बयान करके अपना सीना खाली करना चाहते हैं। ये लोग ज़हनी मुफलिस हैं, और मुझे उन पर तरस आता है। ये ज़हनी अफलास माली अफलास से ज़्यादा तकलीफ देह है। मैं माली मुफलिस हूँ, मगर खुदा का शुक्र है ज़हनी मुफलिस नहीं हूँ, वरना मेरी मुसीबतों की कोई हद न होती। मुझे ये कितना बड़ा इत्मीनान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ वही अपनी ज़बान में बयान कर लेता हूँ। मैंने अपने अफसानों के मुताल्लिक कभी गौर नहीं किया। अगर इनमें कोई चीज़ बकौल तुम्हारे जलवागर है तो मेरा बेकल वातिन है। मेरा ईमान न तशद्दुद पर है
और ना अदम तशद्दुद पर। दोनों पर है और दोनों पर नहीं। मौजूदा तगय्युर पसंद माहौल में रहते हुए मेरे ईमान में इस्तिक़लाल नहीं रहा। आज मैं एक चीज़ को अच्छा समझता हूँ, लेकिन दूसरे रोज़ सूरज की रोशनी के साथ ही उस चीज़ की हैयत बदल जाती है। उसकी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ बन जाती हैं। इंसान का इल्म बहुत महदूद है और मेरा इल्म महदूद होने के अलावा मुंतशिर भी है। ऐसी सूरत में तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं क्यों कर दे सकता हूँ? मुझ पर मजनून लिखकर क्या करोगे प्यारे? मैं अपने कलम की मिकरास से अपना लिबास पहले ही तार तार कर चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे और नंगा करने की कोशिश न करो। मेरे चेहरे से अगर तुमने नकाब उठा दी तो तुम दुनिया को एक बहुत ही भयानक शक्ल दिखाओगे। मैं हड्डियों का एक ढांचा हूँ जिस पर मेरा कलम कभी कभी पतली झिल्ली मंडता रहता है। अगर तुमने झिल्लियों की ये तह उधेड़ डाली तो मेरा ख्याल है जो हैबत तुम्हें मुंह खोले नजर आएगी उसे देखने की ताब तुम खुद में न पाओगे। मेरी कश्मीर की जिंदगी, हाय मेरी कश्मीर की जिंदगी, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी जिंदगी के इस खुशगवार टुकड़े के मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म की बातें मालूम होती रही हैं। ये बातें जिन लोगों के जरिए तुम तक पहुंचती हैं उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए तुम्हारा ये कहना दुरुस्त है कि तुम उनको सुनकर अभी तक कोई सही राय मुरत्तब नहीं कर सके। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कहने के बावजूद तुमने एक राय मुरत्तब की और ऐसा करने में बहुत उजलत से काम लिया है। अगर तुम मेरी तमाम तहरीरों को पेशे नजर रख लेते तो तुम्हें ये गलत फहमी हरगिज न होती कि मैं कश्मीर में एक सादा लौह लड़की से खेलता रहा हूं। मेरे दोस्त, तुमने मुझे सदमा पहुंचाया है। वजीर कौन थी? इसका जवाब मुख्तसर यही हो सकता है कि वो एक देहाती लड़की थी, जवान और पूरी जवान। उस पहाड़ी लड़की के मुताल्लिक जिसने मेरी किताबे जिंदगी के कुछ औराक पर चंद हसीन नकूश बनाए हैं, मैं बहुत कुछ कह चुका हूं। मैंने वजीर को तबाह नहीं किया। अगर तबाही से तुम्हारी मुराद जिस्मानी तबाही है तो वो पहले ही से तबाहशुदा थी और वो इसी तबाही में अपनी मसरत की जुस्तजू करती थी। जवानी के नशे में मखमूर उसने इस गलत ख्याल को अपने दिमाग में जगह दे रखी थी कि जिंदगी का असल हज़ और लुत्फ अपना खून खौलाने में है, और वो इस गरज के लिए हर वक्त ईंधन चुनती रहती थी। ये तबाह कुन ख्याल उसके दिमाग में कैसे पैदा हुआ, इसके मुतालिक बहुत कुछ कहा जाता है। हमारी सिंफ में ऐसे अफराद की कमी नहीं जिनका काम सिर्फ भोली भाली लड़कियों से खेलना होता है। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, वजीर उस चीज का शिकार थी जिसे तहजीब व तमद्दुन का नाम दिया जाता है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जो शहरों के शोर व शर से बहुत दूर हिमालय की गोद में आबाद है, और अब तहजीब व तमद्दुन की बदौलत शहरों से उसका तारुफ करा दिया गया है। दूसरे अल्फाज में शहरों की गंदगी उस जगह मुंतकिल होना शुरू हो गई है। खाली स्लेट पर तुम जो कुछ भी लिखोगे नुमाया तौर नजर आएगा और साफ पढ़ा जाएगा। वजीर का सीना बिल्कुल खाली था, दुनियावी ख्यालात से पाक और साफ, लेकिन तहजीब के खुरदरे हाथों ने उस पर निहायत भद्दे नक्श बना दिए थे जो मुझे उसकी गलत रविश का बायस नजर आते हैं। वजीर का मकान या झोंपड़ा सड़क के ऊपर की ढलान में वाक़े था, और मैं उसकी माँ के कहने पर हर रोज उससे जरा ऊपर चीड़ के दरख्तों की छांव में जमीन पर दरी बिछाकर कुछ लिखा पढ़ा करता था। और आम तौर पर वजीर मेरे पास ही अपनी भैंस चराया करती थी। चूंकि होटल से हर रोज दरी उठाकर लाना और फिर उसे वापस ले जाना मेरे जैसे आदमी के लिए एक अजाब था,
اس لیے میں اسے ان کے مکان ہی میں چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجھے غسل کرنے میں دیر ہو گئی اور میں ٹہلتا ٹہلتا پہاڑی کے دشوار گزار راستوں کو طے کر کے جب ان کے گھر پہنچا اور دری طلب کی تو اس کی بڑی بہن کی زبانی معلوم ہوا کہ وزیر دری لے کر اوپر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میں اور اوپر چڑھا اور جب اس بڑے پتھر کے قریب آیا جسے میں میز کے طور پر استعمال کرتا تھا تو میری نگاہیں وزیر پر پڑیں۔ دری اپنی جگہ بچھی ہوئی تھی اور وہ اپنا سبز کلف لگا دوپٹہ تانے سو رہی تھی۔ میں دیر تک پتھر پر بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہ سونے کا بہانہ کر کے لیٹی ہے۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں اسے جگانے کی کوشش کروں گا اور وہ گہری نیند کا بہانہ کر کے جاگنے میں دیر کرے گی، لیکن میں خاموش بیٹھا رہا، بلکہ اپنے چرمی تھیلے سے ایک کتاب نکال کر اس کی طرف پیٹھ کر کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب نصف گھنٹہ اسی طرح گزر گیا تو وہ مجبور ہو کر بیدار ہوئی۔ انگڑائی لے کر اس نے عجیب سی آواز منہ سے نکالی۔ میں نے کتاب بند کر دی اور مڑ کر اسے کہا، میرے آنے سے تمہاری نیند تو خراب نہیں ہوئی؟ وزیر نے آنکھیں مل کر لہجے کو خواب میں آلود بناتے ہوئے کہا، آپ کب آئے تھے؟ ابھی ابھی آ کے بیٹھا ہوں، سونا ہے تو سو جاؤ۔ نہیں، آج نگوڑی نیند کو نہ جانے کیا ہو گیا، کمر سیدھی کرنے کے لیے یہاں زری کی زری لیٹی تھی کہ بس سو گئی۔ 2 گھنٹے سے کیا کم سوئی ہوں گی۔ اس کے گیلے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے جو کچھ باہر جھانک رہا تھا اس کو میرا قلم بیان کرنے سے عاجز ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت اس کے دل میں یہ احساس کروٹیں لے رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک مرد بیٹھا ہے اور وہ عورت ہے، جوان عورت، شباب کی امنگوں کا ابلتا ہوا چشمہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ غیر معمولی باتونی بن گئی اور بہک سی گئی، مگر میں نے اس کی بھینس اور بچڑے کا ذکر چھیڑنے کے بعد ایک دلچسپ کہانی سنائی جس میں ایک بچڑے سے اس کی ماں کی الفت کا ذکر تھا۔ اس سے اس کی آنکھوں میں وہ شرارے سرد ہو گئے جو کچھ پہلے لپک رہے تھے۔ میں زاہد نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا ہے۔ گناہ و ثواب اور سزا و جزا کے متعلق میرے خیالات دوسروں سے جدا ہیں اور یقیناً تمہارے خیالات سے بھی بہت مختلف ہیں۔ میں اس وقت ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے سکون قلب اور وقت درکار ہے۔ برسبیل تذکرہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے تم میرے خیالات کے متعلق کچھ اندازہ لگا سکو گے۔ باتوں باتوں میں ایک مرتبہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ حسن اگر پورے شباب اور جوبن پر ہو تو وہ دلکشی کھو دیتا ہے۔ مجھے اب بھی اس خیال پر ایمان ہے، مگر میرے دوست نے اسے محمل منطق قرار دیا۔ ممکن ہے تمہاری نگاہ میں بھی یہ محمل ہو، مگر میں تم سے اپنے دل کی بات کہتا ہوں۔ اس حسن نے میرے دل کو اپنی طرف راغب نہیں کیا جو پورے شباب پر ہو۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں ضرور چندھیا جائیں گی، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس حسن نے اپنی تمام کیفیتیں میرے دل و دماغ پر طاری کر دی ہیں۔ شوخ اور بھڑکیلے رنگ اس بلندی تک کبھی نہیں جا سکتے جو نرم و نازک الوان و خطوط کو حاصل ہے۔ وہ حسن یقیناً قابل احترام ہے جو آہستہ آہستہ نگاہوں میں جذب ہو کر دل میں اتر جائے۔ روشنی کا خیرہ کن شعلہ دل کے بجائے اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس فضول بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ میں کہہ رہا تھا کہ میں زاہد نہیں ہوں۔ یہ کہتے وقت میں دبی زبان میں بہت سی چیزوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں، لیکن اس پہاڑی لڑکی سے جو جسمانی لذتوں کی دلدادہ تھی، میرے تعلقات صرف ذہنی اور روحانی تھے۔ میں نے شاید تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عورت سے دوستی کی جائے تو اس کے اندر ندرت ہونی چاہیے،
उससे इस तरह मिलना चाहिए कि वो तुम्हें दूसरों से बिल्कुल अलहदा समझने पर मजबूर हो जाए। उसे तुम्हारे दिल की हर धड़कन में ऐसी सदा सुनाई दे जो उसके कानों के लिए नई हो। औरत और मर्द और उनका बाहमी रिश्ता हर बालिग आदमी को मालूम है, लेकिन माफ करना, ये रिश्ता मेरी नजरों में फरसूदा हो चुका है। इसमें यकसर हैवानियत है। मैं पूछता हूं, अगर मर्द को अपनी मोहब्बत का मरकज किसी औरत ही को बनाना है तो वो इंसानियत के इस मुकद्दस जज्बे में हैवानियत को क्यों दाखिल करे? क्या इसके बगैर मोहब्बत की तकमील नहीं हो सकती? क्या जिस्म की मशक्कत का नाम मोहब्बत है? वजीर इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि जिस्मानी लज्जतों का नाम मोहब्बत है, और मेरा ख्याल है कि जिस मर्द से भी वो मिलती थी वो मोहब्बत की तारीफ इन्हीं अल्फाज में बयान करती थी। मैं उससे मिला और उसके तमाम ख्यालात की जिद बनकर मैंने उससे दोस्ती पैदा की। उसने अपने शोख रंग ख्वाबों की ताबीर मेरे वजूद में तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे मायूसी हुई। लेकिन चूंकि वो गलत कार होने के साथ साथ मासूम थी, मेरी सीधी सीधी बातों ने उस मायूसी को हैरत में तब्दील कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये हैरत इस ख्वाहिश की शक्ल इख्तियार कर गई कि वो इस नई रस्म और राह की गहराइयों से वाकफियत हासिल करे। ये ख्वाहिश यकीनन एक मुकद्दस मासूमियत में तब्दील हो जाती और वो अपनी निस्वानियत का वक़ार रफ्ता फिर से हासिल कर लेती, जिसे वो गलत रास्ते पर चलकर खो बैठी थी। लेकिन अफसोस है, मुझे उस पहाड़ी गांव से दफतन पुरनम आंखों के साथ अपने शहर वापस आना पड़ा। मुझे वो अक्सर याद आती है। क्यों? इसलिए कि रुखसत होते वक्त उसकी सदा मुतबस्सिम आंखों में दो छलकते आंसू बता रहे थे कि मेरे जज्बे से काफी मुतासिर हो चुकी है और हकीकी मोहब्बत की एक नन्ही सी शुआ उसके सीने की तारीकी में दाखिल हो चुकी है। काश मैं वजीर को मोहब्बत की तमाम अजमतों से रूशनास करा सकता, और क्या पता है कि ये पहाड़ी लड़की मुझे वो चीज अता कर देती जिसकी तलाश में मेरी जवानी बुढ़ापे के ख्वाब देख रही है। ये है मेरी दास्तान, जिसमें बकौल तुम्हारे लोग अपनी दिलचस्पी का सामान तलाश करते हैं। तुम नहीं समझते, और न ये लोग समझते हैं कि मैं ये दास्तानें क्यों लिखता हूं। फिर कभी समझाऊंगा। सादत हसन मंटो की कहानी, एक खत। वाचक निर्मल मिश्र।